अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफार्म पर आज केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, दिल दहला देने वाला टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट लेके आया हूँ। क्या लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट एक मुश्किल भी है और आसान भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए आज इसको करते हैं शुरू और टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। और हैप्पी डिफेंस डे। ठीक है, आज है डिफेंस डे, 6 सितंबर है और आज अहद कर लीजिए कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे जो शहीदों ने हासिल किया। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इसके नाम से ही वाज़ेह होता है कि ये क्या होगा, लिमिट में होगा। क्या लिमिट में होगा लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा रिएक्शन में। अगर किसी भी रिएक्शन में कोई ऐसा रिएजेंट है जो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, यानी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, तो समझ लो वो क्या है, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक हो गया जी। लिमिटिंग रिएजेंट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, जो लिमिट भी हो, यानी किसी भी रिएक्शन में ख़त्म हो जाए, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरी बात, लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट जो कह लें, लिमिटिंग रिएजेंट, अच्छा, व्हेन देयर इज 2 or मोर रिएक्टेंट्स, अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है फिर ही हम कह सकते हैं किसके लिए, फिर ही हम कहेंगे कि एक क्या होगा हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, एक्सिस रिएजेंट। अभी एक्सिस को भूल जाए, लिमिटिंग रिएजेंट को देखें। यानी अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें दो क्या है, रिएक्टेंट हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, फिर ही हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट यूज़ होगा। यानी अगर एक हमारे पास होगा, क्या एक ही रिएक्टेंट होगा, तो फिर लिमिटिंग या एक्सिस का कांसेप्ट नहीं होने वाला है। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट का कांसेप्ट तभी आता है जब दो यानी रिएक्टेंट होता है कि हम कंपैरिजन करके बता दें कि कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सिस है। अगर एक ही रिएक्शन होगा तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट आने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड, अच्छा इसकी दूसरी डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन लिख लें, द रिएजेंट विच गिव लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट का कम हिस्सा दे, यानी प्रोडक्ट का थोड़ा सा हिस्सा बनाए, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी प्रोडक्ट कम जो रिएक्टेंट बनाए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा, अभी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, अभी बात को समझिएगा। कह रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। बड़ी बात है, एक है लिमिट में और डिसाइड भी कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे, आपने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि अगर मैं सनलाइट भी दे रहा हूँ प्लांट को, ठीक है जी, सनलाइट भी आ रही है, वाटर भी आ रहा है, जो भी फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें मिल रही हैं किसको, प्लांट को। ओके, अगर मैं जो CO2 है हमारे पास वो मैं दे दूँ 10 मोल, सिर्फ 10 मोल दे दूँ। जब CO2 मैंने 10 मोल दी, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया, बाकी सब चीज़ें प्रेजेंट थी। CO2 मैंने की कितनी दी, 10 मोल दिए। जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, हर चीज़ शुरू होने लगी, ग्लूकोज बनने लगा। ठीक हो गया जी। CO2 जब खत्म हो गया, 10 मोल खत्म हो गए, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास CO2 खत्म हो गया। और जो चीज़ खत्म हो जाती है जल्दी में, उसको क्या, यानी रिएक्शन में खत्म हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के केस में, इस केस में जो हमने लिया था, इसमें CO2 थी, क्या थी, लिमिटिंग रिएजेंट थी। और लिमिटिंग रिएजेंट यानी CO2 ने ही डिसाइड किया कि फोटोसिंथेसिस कितना चलेगा, कब खत्म होगा, कितना चलेगा, कितना रुकेगा। ठीक है, तो वो CO2 एक लिमिटिंग रिएजेंट था जिसने डिसाइड किया कि फोटोसिंथेसिस के जरिए कितना ग्लूकोज बनेगा। इस तरह जो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो डिसाइड करता है कि
प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनेगी। क्या प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनेगी कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। फिर एग्जांपल ले लें, फिर यही बताता हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में हमने हर चीज़ दी जो रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद CO2 के मैंने सिर्फ 10 मोल प्रोवाइड किए उस प्लांट को, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ ग्लूकोज बनने लगा और CO2 यूज़ होने लगी। जब CO2 यूज़ होने लगी तो 10 मोल कुछ देर के बाद ख़त्म हो गए, CO2 के ख़त्म हो गए, आपने भी मान लिया, ठीक है। जब ख़त्म हो गए तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। अब मेरी बात सुने, जो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यानी हमारे केस में CO2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये बात आप मानते हैं, ठीक हो गया जी। और CO2 जब खत्म हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस था, शार्ट में लिख रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप कराने वाला कौन सी चीज़ है, ये लिमिटिंग रिएजेंट यानी CO2। इसका मतलब CO2 ही डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस के जरिए कितना ग्लूकोज बनेगा, कितना, यानी ग्लूकोज बना क्या, प्रोडक्ट इस केस में। तो किसने डिसाइड किया, लिमिटिंग रिएजेंट ने प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज को। तो इस तरह लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड। अब एक बात इससे इंटरेस्टिंग बात इससे रिलेटेड बताऊं इस पॉइंट से, ठीक है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग फैक्टर, क्या ब्लैकमैन्स, अभी हर चीज़ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। जो ब्लैकमैन था उन्होंने एक लॉ दिया, अंकल ब्लैकमैन ने, उन्होंने एक लिमिटिंग फैक्टर का लॉ दिया कि लिमिटिंग फैक्टर का लॉ ये कहता था कि अगर 3-4 फैक्टर किसी भी प्रोसेस को चला रहे हैं, 3-4 फैक्टर किसी भी प्रोसेस को अगर चला रहे हैं, इस लॉ के मुताबिक जो उन फैक्टर में से जो फैक्टर कम होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कि यहाँ कितना प्रोसेस चलेगा। कौन डिसाइड करेगा, जो बिल्कुल कम क्वांटिटी में है। अगर आपको ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझ में आ गया तो ये पॉइंट आपको एकदम मस्त क्लियर होनी चाहिए। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ क्या है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, अगर 3-4 फैक्टर किसी प्रोसेस को चला रहे हैं, आपने भी मान लिया, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहाँ तक चलेगा या वो उस प्रोसेस के जरिए कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा। उन चारों फैक्टर में जो फैक्टर कम क्वांटिटी में हो वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा या प्रोसेस कहाँ तक चलेगा। तो यही है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और इस पॉइंट को समझने के लिए ये एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट की 3-4 बातें जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको लिख कर बता दें, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट का करते हैं, इसका लेते हैं फील, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होता है और इसको फाइंड कैसे करते हैं, बाय द लॉन्ग मेथड एंड ट्रिक मेथड, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले छोटी सी बातें 3-4 आपको पता होनी चाहिए। लेट्स से मैं एक हाइपोथेटिकल यानी फर्जी रिएक्शन लेता हूं, ये अभी इसमें देखें, इसको रीड कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड आप कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास ये होता है ना, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन। इसको समझे, बैलेंस इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में जो हमारे पास यहाँ नंबर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। बैलेंस इक्वेशन में जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब आप इसको रीड कैसे करेंगे, कहेंगे A moles of A reacts with B moles of B reactant plus to give C moles of C product, D moles plus D moles of D product। यानी ये जो कोफिशिएंट होते हैं किसी भी, यानी ऐसे लिखा होता है, लेट्स से N2 plus 3H2 give 2NH3, तो ये 2 और 3 इधर 1 होगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये 1 या 3 या 2 हमारे पास क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। आपको ये बातें पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। अब कि रिएजेंट जो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है वो फाइंड कैसे होता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं हमारी बुक से। हमारी बुक में जो एग्जांपल है हम वही लेंगे, तो उसके ज़रिए हम उसको लॉन्ग मेथड से भी फाइंड करेंगे और शॉर्ट मेथड से भी, जो ट्रिक मेथड है उससे भी हम इस चीज़ को फाइंड कर लेंगे। किसको, लिमिटिंग रिएजेंट को। तो हमारे पास क्या है एग्जांपल, उसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम। हमारे पास रिएक्शन कौन सा है, हाँ हमारे पास है कि 2H2 plus O2
गिव 2H2O। ये आ गया हमारे पास रिएक्शन, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि अगर डेटा बता रहा है, डेटा जो उसने दिया हुआ है, वो कह रहा है मोल्स ऑफ, मोल्स को मैं N से रिप्रेजेंट करूँगा, ये बात आपने जहन में रख लेनी है। यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं उसने, 10 मोल्स। हाइड्रोजन के मोल्स उसने कितने दिए, अच्छा 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के कितने मोल दे दिए हमारे पास, 7 मोल्स, ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, और इसको इससे मिला नहीं देना। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन में मोल्स, ये बैलेंस्ड इक्वेशन के मोल्स हैं, और ये उसने दिए हुए हैं हमें, ठीक है, यानी डेटा दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब वो कहता है बताएं कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो चलिए फाइंड करते हैं। अब इस इक्वेशन से हमें एक बात पता चल रही है, स्टार लगाएं, एक बात ये पता चल रही है कि 2 मोल्स, इस इक्वेशन से जो बैलेंस्ड इक्वेशन है सिंपल, इसको अभी भूल जाएं आप, इसमें से देखें 2 मोल्स ऑफ H2 कितना प्रोडक्ट बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ H2O, सही है, ठीक है। यानी 2 मोल हाइड्रोजन के यूज हुए तो पानी कितना बना, 2 मोल बना, ओके। अब मैं कहूँ इस इक्वेशन से मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ H2 कितना वाटर देगा, तो आप कहेंगे इस 2 को उधर जाके डिवाइड कर दें, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये आ गया मोल्स ऑफ H2O। यहाँ आप इसको कर लें कैंसिल, 2 खत्म हो गया, इधर कितना बचेगा, सिर्फ 1 मोल। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें कितने मोल दे रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर दे रहा है। बात समझ में आ गई भाई, ठीक हो गया जी। अब हमें जो डेटा दिया हुआ उसमें चले जाएं। डेटा क्या है, उसने हाइड्रोजन के कितने मोल दिए हैं अपने आप से, 10 मोल दिए हैं। ये तो सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन थी, उसने 10 मोल यानी अपने दिए हुए हैं, ठीक है, 10 मोल इसके हाइड्रोजन के। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के, तो 10 मोल कितने करेंगे, सबको पता है, सब कह रहे हैं पता है, ठीक है। 10 मोल ऑफ H2O कितने मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा, 10 मोल ही करेगा, सब कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कितने, 10 मोल ऑफ H2O। अगर 1 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ H2O दे रहा है, तो 10 मोल ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन 10 मोल ऑफ वाटर देगा, क्लियर, ठीक हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आप याद कर लें। अभी इसमें हमने क्या फाइंड किया कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ था, जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी दी हुई थी, वो प्रोडक्ट कितना बना रहा है, 10 मोल ऑफ वाटर। कितना 10 मोल ऑफ वाटर। कितनी हाइड्रोजन यूज हुई, 10 मोल, उसने वाटर कितना बनाया, 10 मोल। ये आप याद रख लें, ये आप याद रख लें। अभी आ जाएं आगे, इस तरफ आ जाएं, ठीक है, मैं जाऊंगा आप इधर ही रहें, ठीक है। क्या है इसमें से देखें, इधर कितना है, ये 1 है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने वाटर दे रहा है, 2 मोल, यानी 1 मोल ऑफ वाटर कितने ऑक्सीजन दे रहा है, हाँ। तो 10 मोल जो हमारे पास इसमें क्या बता रहा है कि 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है, तो जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है वो इस इक्वेशन के मुताबिक वाटर कितना बना रहे हैं, 2 मोल। कितने मोल, 2 मोल ऑफ H2O। बात क्लियर। 1 मोल ऑक्सीजन कितने वाटर बना रहा है, 2 मोल ऑफ H2O, भाई क्लियर हो गया। अब डेटा में क्या दिया हुआ है, 7 मोल, कितने दिए हुए हैं, 7 मोल। अगर 1 मोल 2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर, 2 वाटर प्रोड्यूस करा रहा है ऑक्सीजन के, तो अगर मैं 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लूं तो मैं क्या करूंगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 2H2O से। इसका मतलब 7 मोल ऑफ O2 गिव्स 7 2 जार 14 H2O। अब इसको कर लें महफूज, ताले में इसको ताला लगा दें, इसको भी मैंने ताला लगाया, उसको भी ताला लगाया। अब बात आ गई बताने की कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, यानी कम वाला कौन है, ठीक है। अभी देखें, हमें जो डेटा दिया हुआ था उसके मुताबिक, जो यानी डेटा में जो मोल दिए हुए थे उसके मुताबिक 10 मोल ऑफ H2O कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, 10 मोल कर रहा है, कितना, 10 मोल। और फिर जो डेटा के मुताबिक ऑक्सीजन के मोल दिए हुए थे, यानी 7 मोल ऑफ वाटर, ऑक्सीजन कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, 14। तो मुझे बताएं कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मोल प्रोड्यूस कर रहा है किसके, वाटर के। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से वाटर के ज़्यादा यानी मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या है, हाइड्रोजन
इज लिमिटिंग रीजेंट। क्यों लिमिटिंग रीजेंट? भाई इसने मोल्स प्रोडक्ट के कम बनाए हैं, मोल्स प्रोडक्ट के कम बनाए हैं तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, द रिएजेंट विच प्रोड्यूस लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस केस में जो हमारे पास H2 रिएक्टेंट है यानी H2 है उसने 10 मोल बनाए हैं, जो ऑक्सीजन है उसने 14 मोल बनाए हैं। तो ज़्यादा किसने बनाए हैं? ऑक्सीजन ने। कम किसने बनाए हैं? हाइड्रोजन ने। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होगा हमारे पास? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आप हर क्वेश्चन में इतना लंबा मेथड लगाएंगे? नहीं भाई, हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है। ट्रिक भी समझेंगे आपको अगर ये मेथड समझ में आ गया, ठीक है। ये मेथड आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो अब एक इम्पोर्टेंट बात सुन लो, एक इम्पोर्टेंट बात सुन लें, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे पास दिया हुआ है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन के जरिए समझा रहा हूँ, ठीक है, C+D ऑफ D, आपको ये तो पता है कि यानी A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, सबको आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं कोफिशिएंट और ये मोल्स ही होते हैं। किस फॉर्म में? बैलेंस्ड इक्वेशन में इनको क्या कहते हैं? मोल्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट नहीं होते, यानी दोनों ही बराबर हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोनों यानी दोनों रिएक्टेंट सेम ही प्रोडक्ट, सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बना देते, तो उसमें लिमिटिंग और एक्सेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है कि नहीं, यानी इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं, उसके लिए बता रहा हूँ ट्रिक, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो आपके पास डेटा दिया होगा ना, डेटा में आपको क्या देता है, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम किया उसमें आपको मोल्स अलग से मोल देता है, तो वो मोल्स देखें आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पान स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कौन से होते हैं? यही इसी को कहते हैं, आप बस ऐसे कर लें, यानी कोफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपान कोफिशिएंट ऑफ बी। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये रेशो और ये रेशो बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और क्या, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इधर लिखेंगे नो कॉन्सेप्ट फॉर लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब दूसरा केस यही आप लिखें ऐसे, मोल्स ऑफ ए अपान कोफिशिएंट ऑफ ए। कोफिशिएंट ऑफ ए मतलब जो बैलेंस इक्वेशन में हमारे पास कोफिशिएंट होता है, मोल्स होते हैं, वो इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल नहीं आता तो फिर कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एल आर। एल आर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सोचते हैं हम, ठीक है। तो अगर ये रेशियो बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होगा कोई ना कोई और कोई ना कोई एक्सेस रिएजेंट होगा। अगर ये रेशियो बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट नहीं होंगे, ठीक है। क्या मैंने कहा, मोल्स ऑफ ए जो आपको डेटा में दिए होंगे अपान में ये कोफिशिएंट जो बैलेंस्ड इक्वेशन में होंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन में भी कोफिशिएंट होते हैं, जैसे N2 + 3H2, तो 3 इस केस में क्या है, कोफिशिएंट है। कौन सा कोफिशिएंट है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसको कहते हैं, ठीक है, जो बैलेंस इक्वेशन में होता है। अगर इन दोनों अब बी का इसका इस रिएक्टेंट का भी लिया, इस रिएक्टेंट का भी क्या लिया हमने, रेशियो लिया। अगर ये इक्वल आ गए तो समझ लो नो लिमिटिंग रिएजेंट, अगर ये इक्वल नहीं आए तो फिर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। अब आ गई बारी ट्रिक की कि हम कैसे फाइंड करें डायरेक्टली विथआउट लॉन्ग मेथड के कौन सा क्या है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, वही एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। 2H2O + O2 गिव्स 2H2O। अब हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे, यानी n माना मोल, ठीक है। हाइड्रोजन के मोल्स थे 10 जो डेटा में दिए हुए थे, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने मोल्स दिए हुए थे, ऑक्सीजन के सब कह रहे हैं 7 मोल्स थे, ठीक है, ठीक है, मैंने भी 7 मोल्स लिख लिए। अब अगर वो रिएक्टेंट जिसका Na माना मोल्स ऑफ ए, यानी ऐसे लिख लें n, सिर्फ n अपान कोफिशिएंट स्मॉलर आए, बताता हूँ, सब बताऊँगा, तो वो क्या होगा, LR होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी प्रॉब्लम में वो रिएक्टेंट जिसका मोल्स अपान कोफिशिएंट रेशियो छोटा आए तो उसका मतलब क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर आ जाएं। इसमें हमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स दिए हुए हैं, 10, और उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। आप फाइंड कर लें, N ऑफ H2 अपान कोफिशिएंट ऑफ H2 कितना आ रहा है,
n कितने हैं 10, ठीक है सब कह रहे हैं 10 हैं। और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, 2 लिख लिया। इसको मैंने किया सिंपल तो क्या आ गया 5 आ गया। आप इसको कर लें महफूज। फिर आ जाए ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन का फाइंड करें, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपान में ये कोएफिशिएंट है CH2 ना समझे इसको, यानी कोएफिशिएंट ऑफ, या इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह लें, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। और इधर भी लिख लें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, ठीक है। ये कितना आ रहा है देखें, मोल्स कितने हैं 7, सब कह रहे हैं 7 है। और कोएफिशिएंट कितना 1 है, मैंने भी 1 लिख लिया। अब मैं इसको सिंपल करूंगा तो ये 7 आ जाएगा। इसको भी कर लो महफूज। अभी देखें मैंने क्या कहा था, जो मोल्स अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो जिसका कम आ जाए वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस केस में मुझे बताएं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन कितना रेशो आया 5। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना रेशो आया 7 आया। यानी n ऑफ H2 n ऑफ O2 अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 इज ग्रेटर देन n ऑफ H2 अपान में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। देखें यानी ये रेशो बड़ा किसका आ गया, ऑक्सीजन के लिए बड़ा आ गया और हाइड्रोजन के लिए छोटा आ गया। जिसके लिए ये स्मॉलर होगा वही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मुझे बताएं लॉन्ग मेथड से भी क्या आया था, हाइड्रोजन ही क्या आया था, लिमिटिंग रिएजेंट आया था। और ट्रिक भी हमने इस्तेमाल की तो उससे भी क्या आया, लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन ही आया। और हमारे पास एक्सेस क्या आया, ऑक्सीजन आ गया। ये होती है ट्रिक, यानी मोल्स अपान को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका छोटा आ गया समझ लो वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जिसका बड़ा आ गया वो एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट की तो मैंने सारी आपको बातें बता दी। और एक्सेस रिएजेंट क्या है, उसके अपोजिट है, सिंपल उसके अपोजिट, यानी जो कंज्यूम ना हो, किसी भी रिएक्शन के जो कंज्यूम कंप्लीटली नहीं हो रहा समझ लो वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। सब कह रहे हैं ठीक है। उसके बाद यानी अगर जिसका स्मॉलर आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जिसका ये रेशो ग्रेटर आ गया तो वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। यानी सब बातें इसके अपोजिट आ रही हैं। समझ में आ गया। तो ये था लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। हमने एग्जांपल ले लॉन्ग मेथड किया, ट्रिक किया, सब किए, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने किया क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक ओके बाय।